नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल के बारे में। इंडिया जियोग्राफी को हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने अब तक की क्लास में देखा भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। भारत के भौगोलिक वर्गीकरण में हमने देखा हिमालय पर्वतीय प्रदेश को, और अब हमारा चल रहा था उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान को हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। तो आज हम शुरू करते हैं आज के सेशन को उत्तर के विशाल मैदान के साथ। उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, जैसे कि आपको सब पता है कि नदियों द्वारा निर्मित ये जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखने वाले हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का ये जो मैदान है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। हमने पंजाब के मैदान की बात कर ली थी, आज हम देखने वाले हैं हरियाणा का मैदान। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हरियाणा का मैदान। हरियाणा का मैदान। हमने पंजाब के मैदान में कुछ शब्द देखे थे, जैसे हमने देखा था आब के बारे में कि आब क्या होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, आब कहते हैं। हमने पंजाब को देखा, 5 नदियों के मध्य का ये क्षेत्र है, 5 नदियों का मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पंज प्लस आब पंजाब कहते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा चाज के बारे में, हमने देखा सिंधु सागर आब के बारे में, हमने रचना आब को भी देखा था, बिस्त आब को भी देखा था। तो इस प्रकार से हमने देखा आब के बारे में। फिर हमने बात की थी चो या चोस के बारे में। चो या चोस के बारे में क्या था ये चो या चोस? तो हमने देखा था कि शिवालिक हिमालय से जब नदियां आती है, तो वो नदियां जब पंजाब के क्षेत्र में आती है तो अपने साथ मृदा का कटाव करती है, और उस मृदा के कटाव से, मृदा के अपरदन से कुछ गड्ढों का निर्माण हो जाता है। पंजाब के मैदानी भागों में कुछ इस प्रकार से गड्ढे बन जाते हैं, और उन्हीं गड्ढों को क्या कहते हैं, चो या चोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चो या चोस कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने बात की थी चो या चोस, यानी कि हमने पंजाब के मैदान को देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं हरियाणा के मैदान, कि हरियाणा का मैदान क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो हरियाणा का मैदान है, ये पंजाब के मैदान से अलग होता है एक नदी के माध्यम से। कौन सी नदी है? तो घग्गर नदी। कौन सी नदी जी? घग्गर नदी। तो लिखेंगे यह पंजाब के मैदान से घग्गर, या इसे ही कहते हैं द्वस्वती नदी के द्वारा अलग या पृथक होता है। पृथक होता। हरियाणा का मैदान पंजाब के मैदान से घग्गर नदी से अलग होता है। घग्गर नदी पंजाब के मैदान को हरियाणा के मैदान से अलग करती है। आपको पता होगा ये जो घग्गर नदी है, कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय से इसका उद्गम होता है। भारत की एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो उद्गम होता है शिवालिक हिमालय से, और इसका अंतिम बिंदु जो है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये नदी जाती है। हरियाणा राजस्थान से होते हुए ये नदी कहाँ पर चली जाती है? तो पाकिस्तान में चली जाती है। राजस्थान के अंदर ये नदी बहती है। राजस्थान में ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में ये नदी बहती है।
तो इस प्रकार से हमने देखा किसके बारे में, हरियाणा के मैदान से। तो हरियाणा का मैदान पंजाब के मैदान से घग्गर नदी के द्वारा अलग हो जाता है। तो ये जो नदी, और इसको हम कह सकते हैं यमुना का मैदान। क्या कह सकते हैं इसे, इसका उपनाम या अन्य नाम, अन्य नाम क्या रख सकते हैं, यमुना का मैदान, यमुना का मैदान। क्योंकि हरियाणा की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी है। कौन सी नदी है, यमुना नदी। तो ये जो मैदान है यमुना व उसकी सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, निर्मित मैदान, मैदान यमुना व उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान निर्मित होता है। जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की जो मृदा है उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे खादर। खादर के बारे में तो आप जानते होंगे, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। खादर उपजाऊ होती है, कैसी होती है, उपजाऊ मृदा होती है, नवीनतम जलोढ़ मृदा होती है। तो खादर का मैदान भी कह सकते हैं, यमुना का मैदान भी कह सकते हैं, हरियाणा का मैदान भी इसे हम कह हरियाणा का मैदान भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये तो बात हमने किसके बारे में की, हरियाणा के मैदान के बारे में बात की। अब हम बात करने वाले हैं एक और मैदान के बारे में, जिसका नाम होगा राजस्थान का मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में जो दूसरा, पहला हमने देखा पंजाब हरियाणा का मैदान, अब हम देखने वाले हैं राजस्थान का मैदान। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, राजस्थान का मैदान। ये आपने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं राजस्थान का मैदान। देखेंगे राजस्थान के मैदान की क्या विशेषताएं हैं, क्या उन वहां की भौगोलिक स्थिति है वो भी देखेंगे। राजस्थान के अंदर भी मैदानी भाग है या नहीं, या केवल वहां पे मरुस्थल है, वो भी देखने वाले हैं। तो देखेंगे राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। तो देखो, एक तो बात ये मैं क्लियर कर दूं कि राजस्थान में केवल रेगिस्तान ही नहीं है। हमारा माइंड ये कहता है कि जब भी हम राजस्थान के बारे में सुनते हैं, राजस्थान का नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में इमेज बनती है, रेत के दौरे होंगे, बड़े बड़े रेत के टीले होंगे, आंधियां चल रही होगी। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ही हमें रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। पूर्वी भाग में तो मैदानी भाग भी है, दक्षिणी पूर्वी भाग यदि हम देखेंगे तो पठारी भाग भी है, मध्य का भाग देखेंगे तो पर्वतीय मैदान है, पर्वतीय मैदान है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट आबू, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, माउंट आबू। वो कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में माउंट आबू। यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ पे है, सिरोही जिले में है। कौन से जिले में, सिरोही जिले में है। और ये सिरोही जिला, और यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, तो आपको पता होगा अरावली पर्वत श्रृंखला आती है, अरावली पर्वत श्रृंखला आती है। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यहाँ पे इसे हिल स्टेशन भी है। क्या है ये, हिल स्टेशन है। तो राजस्थान के अंदर हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर झीलें भी पाई जाती है, राजस्थान के अंदर झीलें भी पाई जाती हैं। उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहते हैं, उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान के अंदर जल महल भी देखने को मिलेंगे। तो भरतपुर, राजस्थान का एक जिला नाम है भरतपुर, इसे कहते हैं जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। तो हम देखेंगे राजस्थान में भी कैसा भाग होगा, मैदानी भाग है। राजस्थान के अंदर नदियां भी हैं, तो नदियों के द्वारा ही तो मैदान बनेंगे। मुख्य नदी देखो, चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन, चंबल नदी।
उसके बाद आती है बनास नदी जो चंबल की सहायक प्रमुख नदी है। फिर एक आती है माही नदी, एक नदी हम देखेंगे लूणी नदी। तो इस प्रकार से बहुत सारी नदियां भी है, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पर्वत यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत सारी झीलें पाई जाती है। कुछ खारे पानी की झीलें हैं तो कुछ मीठे पानी की झीलें हैं। तो राजस्थान के अंदर आपको पूरे विश्व का एक प्रारूप देखने को मिलता है, पूरे विश्व का एक प्रारूप देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, पर्वत देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे और आपको मैदानी भाग भी देखने को मिलेंगे, नदियां देखने को मिलेंगी, यहाँ पे झीलें देखने को मिलेगी, आपको रेत के बड़े बड़े टीले देखने को मिलेंगे, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, ये सब कुछ राजस्थान में यहाँ पे पाया जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के इस मैदानी भाग की, तो इसको अध्ययन की दृष्टि से हम कितने भागों में बांट सकते हैं वो भी देखें। समझ गए होंगे राजस्थान को, आपने समझ लिया होगा वहां पे क्या क्या पाया जाता है। अब देखो बात आती है राजस्थान का ये जो मैदान है, ये नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, हम इसको दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो इसको अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। कौन कौन सा भाग होगा? एक तो होगा लूणी का मैदान, लूणी का मैदान, या इसे हम कह सकते हैं लूणी बेसिन। क्या कहेंगे? लूणी बेसिन। बेसिन कहते हैं नदियों द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। एक हम कहेंगे चंबल का मैदान, चंबल का मैदान, या इसे हम कह सकते हैं चंबल बेसिन, चंबल बेसिन भी हम इसे कह सकते हैं। ये जो लूणी का जो मैदान है पश्चिमी राजस्थान का भाग है, पश्चिमी राजस्थान का मैदान, और ये चंबल का जो मैदान है पूर्वी राजस्थान का मैदान है, पूर्वी राजस्थान का मैदान है। तो इस प्रकार से हम राजस्थान के इस मैदान को दो भागों में बांट सकते हैं। किस किस में? एक तो लूणी का मैदान, लूणी नदी राजस्थान के पश्चिमी भाग की एक महत्वपूर्ण नदी है, इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। एक है चंबल नदी, जिसे चर्मणवती नदी के नाम से भी, कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है, प्राकृतिक भौगोलिक सीमा का भी निर्माण करती है। तो राजस्थान और एमपी के बिल्कुल सीमा पर यह बहती है। नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। ये जो चंबल नदी है अपने साथ मृदा का कटाव करते हुए बहते हैं। तो इस प्रकार से जब मृदा का कटाव हो जाता है तो वहां पर कुछ अवनालिकाएं बन जाती है, जिन्हें कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं, बीहड़ इन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से चंबल का मैदान हो गया। चंबल के मैदान के बारे में बात की। चंबल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। लूणी के मैदान में लूणी नदी सबसे प्रमुख नदी है। लूणी नदी को कहते हैं आधी खारी, आधी खारी एवं आधी मीठी नदी, क्योंकि इसका जो पानी है वो बाड़मेर के बालोतरा, अब तो बालोतरा एक नया जिला बन चुका है, तो बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा होता है। उसके बाद में इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के जो धरातल है, उस धरातल के भूगर्भ की यदि बात करें तो यहाँ पर कुछ चट्टानें पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं माइका शिष्ट चट्टानें, माइका शिष्ट चट्टानें। इन माइका शिष्ट चट्टानों में लवण की मात्रा पाई जाती है, लवण की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ से जो लवण ऊपर आते हैं, यहाँ के जो लवण ऊपर आते हैं, तो यहाँ से जो ये जो मृदा टेथी सागर का अवशेष है, किसका अवशेष है? टेथी सागर का। तो जैसे ही इस यहाँ से आसपास के क्षेत्र में जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो वहाँ की जो छोटी छोटी नदियां जब इस लूणी नदी में आकर के मिलती है तो वो अपने साथ में लवण लेकर के आती है, नमक लेकर के आती है। जब नमक लेकर के आएगी तो नमक खारा होता है। उसी प्रकार से इस नदी का पानी भी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। यही कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने देखने को मिलते हैं, ये विशेषताएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बात की, तो हमने बात की राजस्थान के मैदान के बारे में। लूणी का मैदान हमने देख लिया, चंबल का मैदान हमने देख लिया। तो इस प्रकार से हमने बात की राजस्थान के मैदान के बारे में। अब हम नेक्स्ट
मैदान देखेंगे जिसे हम कहेंगे यूपी का मैदान या गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान या गंगा का मैदान उसे कहेंगे। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं उत्तर प्रदेश या गंगा का मैदान। उत्तरी विशाल मैदान में तीसरा मैदान हम देखने वाले हैं, कौन सा? यूपी का मैदान या गंगा का मैदान। तो हेडिंग डाल लीजिएगा उत्तर प्रदेश या गंगा का मैदान, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी जो कौन सी है, प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? गंगा का मैदान कहते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, निर्मित मैदान क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश या गंगा का मैदान कहलाता है। इसे भी हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो मैदान है या गंगा का मैदान है, इसको अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं उनको, ये आपने लिख लिया होगा। बांटते हैं इस मैदान को आगे, इसका वर्गीकरण कहते हैं अध्ययन की दृष्टि से। जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं अध्ययन की दृष्टि से, तो 3 भागों में हम इसको बांट करके पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। एक देखेंगे मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और एक हम इसमें देखेंगे निम्न या निचला गंगा का मैदान। तो इस प्रकार से हम इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न या निचला गंगा का मैदान। जब हम बात करते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, तो उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्र हम इसमें देखेंगे, रुहेलखंड व अवध। रुहेलखंड व अवध के इस मैदानी भाग को हम कहेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। यहाँ की जो खास विशेषताएं हैं वो क्या है? भाबर और तराई क्षेत्र, भाबर व तराई क्षेत्र। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं भाबर व तराई, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, इसके पार हम देखते हैं शिवालिक हिमालय आता है। शिवालिक हिमालय के बाद जब ये नदी गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो हमने पहले भी देखा था पर्वतीय क्षेत्रों में गिरिपाद पर क्या हो जाता है, जो नदियां यहाँ से जो बहती है उसका जो बहाव कम हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी गति कम हो जाती है पानी की। तो इसमें जो बड़े कंकर पत्थर होते हैं वो इसके गिरिपाद पर जमा हो जाते हैं, गिरिपथ पर जमा हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है यहाँ पर ये जो नदी है इन्हीं पत्थरों के बीच में, इन्हीं कंकड़ पत्थरों के बीच से बहती है, तब ये नदी हमें ऊपर दिखाई नहीं देती। जहाँ जिस क्षेत्र में ये नदी ऐसा लगता है कि अब ये नदी विलुप्त हो चुकी है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। कुछ समय बाद ऐसा होता है, कुछ दूरी बाद ऐसा होता है कि ये जो क्षेत्र है समाप्त हो जाता है। उसके बाद में दलदली क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है, जहाँ से इस नदी का पुनः धरातल पर हम उत्पत्ति देखते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। तो ये विशेषताएं कहाँ पाई जाती है? ऊपरी गंगा के मैदान की ये मुख्य विशेषताएं हैं। रुहेलखंड और अवध का मैदान हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम बात करते हैं मध्य गंगा के बारे में। ये जो मध्य गंगा का जो मैदान है उसको भी आगे 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। उसको भी आगे 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कौन कौन से? देखो, एक तो देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, और एक देखेंगे बिहार का मैदान, बिहार का मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान। मध्य गंगा के मैदान को 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान। बिहार के मैदान में हम देखेंगे सारण, मिथिला का मैदान देखेंगे, सारण का मैदान देखेंगे,
और हम इसके अंदर देखेंगे मगध का मैदान, मगध का मैदान। तो इसके अंदर हम ये 3 देखेंगे, कौन कौन सा होगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, उसके बाद है बिहार का मैदान, बिहार में सारण, मिथिला और मगध का मैदान हम देखने वाले। ये जो मध्य गंगा का मैदान है ये बाढ़ वाला क्षेत्र है। कैसा मैदान है? बाढ़ वाला मैदान है। नदियां यहाँ पे अपने उफान में होती है तो आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, तो इसे कहेंगे बाढ़ का मैदान। क्या कहेंगे? बाढ़ का मैदान कहेंगे। और यहाँ पे जब नदियां उफान में आ जाती है, बाढ़ का मैदान होता है, तो कई बार नदियां क्या होती है, इस प्रकार अपना रास्ता बदलती हुई चलती है, अपना बहाव क्षेत्र जो अपना जो मुख्य रास्ता होता है उसको बदलती हुई चलती है। जैसे पहले नदी इस प्रकार से बह रही थी, यहाँ से जब ये नदी बहती है, बाद में क्या होगा, ये नदी यहाँ से जब इसका बहाव तेज होगा तो ये सामने वाली चट्टान को काटते हुए बहेगी और इस प्रकार से अपना एक नया रास्ता बना लेगी। जब ये अपना नया रास्ता बनाएगी तो यहाँ से जहाँ पुराने रास्ते से जाती थी, इस पे यहाँ पे नदी के साथ आई हुई मिट्टी यहाँ पे जमा हो जाएगी, जिससे ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इस जगह जो पहले जो पानी जमा था, अब वो एक झील सी प्रतीत होगी, दूर से देखेंगे झील लगेगी और ऐसी झील है जैसे लगता है गाय का खुर हो, गाय का खुर हो, इसीलिए इसे कहते हैं गोखुर झील, गोखुर झील। तो गंगा के मैदान में गोखुर झील जो ये विशेषता है सर्वाधिक मध्य गंगा के क्षेत्र में देखी जाती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे गोखुर झील को। गोखुर झील सर्वाधिक कहाँ देखी जाती है? मध्य गंगा के मैदान में देखी जाती है। अब हम देखते हैं निचला या निम्न गंगा का मैदान। निचला या निम्न गंगा का मैदान देखेंगे, ये जो मैदान है पश्चिमी बंगाल का मैदान है, पश्चिमी बंगाल का मैदान है। और ये कैसा क्षेत्र है? डेल्टाई मैदान, डेल्टाई क्षेत्र है। यहाँ से नदी प्रारंभ होती है, पहले भाबर फिर तराई क्षेत्र बनता है। बाढ़ का मैदान, खादर, बांगर क्षेत्र यहाँ पे देखे जाते हैं और गोखुर झील यहाँ पे देखी जाती है। अंत में हमने देखा नदी का जो अंतिम मुहाना होता है वहां पे डेल्टा बनता है। उसके बाद में ये जो गंगा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में जाकर के एक डेल्टा बनाती है, जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी के अंदर ये गिर जाती है। तो देखो, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न या निचला गंगा का मैदान। तो इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश या गंगा के मैदान को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो अब इसके बारे में इनकी डिटेल और देखते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या साथ लिख लिया तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं आगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो पहले देखते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का जो मैदान है इसका जो विस्तार है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो देखते हैं, लिखेंगे इसका विस्तार, इसका विस्तार उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश, मुख्यतः कहाँ पे इसका विस्तार? उत्तर प्रदेश में है, में पाया जाता, में पाया जाता। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ कहाँ? रुहेलखंड और अवध में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो रुहेलखंड और अवध, रुहेलखंड और अवध में इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ यानी कि इस मैदान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इस मैदान की मुख्य विशेषता भाबर व तराई है।
इस मैदान की मुख्य विशेषता क्या है? भाबर व तराई है। तो भाबर व तराई के बारे में आप जानते होंगे, तो उसके ये आपने देख लिया। ऊपरी गंगा का मैदान देखा, इसका विस्तार उत्तराखंड में भी है और मुख्यतः कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ? रुहेलखंड और अवध के अंदर है। इस मैदान की मुख्य विशेषताएं हैं भाबर व तराई मैदान। तो यहाँ की ये मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखते हैं मध्य गंगा का मैदान। तो ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मध्य गंगा का मैदान। हेडिंग डाल लीजिएगा मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का ये जो मैदान है, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में पाया जाता है। तो लिखेंगे इसका विस्तार उत्तर प्रदेश व बिहार में पाया जाता। उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। और यदि बिहार के बारे में देखें तो सारण में, उसके बाद में हम देखेंगे इसका विस्तार मगध में, फिर है इसका विस्तार मिथिला में। तो इस प्रकार से मध्य गंगा का विस्तार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। अब बात करें कि यहाँ की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। यहाँ की मुख्य विशेषता, तो यहाँ की यदि मुख्य विशेषता की बात करें, मुख्य विशेषता के बारे में यदि हम बात करें, तो यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं। एक तो बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान, यहाँ पर नदियां अक्सर बाढ़ लेकर के आती हैं अपने साथ में। और यहाँ की क्या खास विशेषताएं हैं? तो गोखुर झील, गोखुर झील यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की ये कुछ भौगोलिक मुख्य विशेषताएं हैं। बाढ़ का मैदान है, नदियां अक्सर यहाँ पे बाढ़ लेकर के आती है। गोखुर झील जैसी भौगोलिक स्थितियां यहाँ पे पाई जाती है। तो ये हमने किसके बारे में बात की? मध्य गंगा के मैदान की बात की। तो ये है मध्य गंगा का मैदान। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका विस्तार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के यानी कि कौन से क्षेत्र के अंदर? पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। और बिहार में कौन सा क्षेत्र आएगा? सारण, मगध और मिथिला वाले क्षेत्रों में इस मध्य गंगा का विस्तार पाया जाता है। तो ये आपने लिख लिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं निम्न गंगा का मैदान या निचला गंगा का मैदान। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे, निम्न गंगा या निचला गंगा का मैदान। हेडिंग डाल लीजिएगा निम्न गंगा या निचला गंगा का मैदान। निम्न या निचला गंगा का मैदान। निम्न गंगा या निचला गंगा का मैदान, ये जो मैदान है डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई मैदान है। पश्चिमी बंगाल में इसका विस्तार पाया जाता है। तो लिखेंगे इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है, में पाया जाता है। यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं डेल्टाई मैदान, डेल्टा यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ की मुख्य विशेषता क्या होगी? डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र। यहाँ पर कैसा मैदान है? डेल्टा क्षेत्र है। एक यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं जिसे कहते हैं बिल। ये बिल वो नहीं है जिसे आप पे करते हो। ये बिल कैसा है? ये क्षेत्र है डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर नदियों के द्वारा या जल के द्वारा जल युक्त गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं?
बिल कहते हैं। क्या लिखेंगे इसके बारे में? तो लिखेंगे डेल्टाई क्षेत्रों में नदियों द्वारा निर्मित जलयुक्त गड्ढे क्या कहलाते हैं? तो बिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिल कहलाते हैं। तो ये हमने बात की निम्न या निचला गंगा के बारे में, गंगा का मैदान के बारे में। इसका विस्तार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यहाँ डेल्टा, यहाँ के डेल्टा क्षेत्र ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं मुख्य, इसके एक और मुख्य विशेषता बिल जिसे हम क्या कहेंगे? डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर नदियों द्वारा निर्मित ये गड्ढे होते हैं जो जल युक्त रहते हैं। तो ये हमने बात की निम्न या निचला गंगा के मैदान के बारे में। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर प्रदेश या गंगा का मैदान पूरा होता है। अब हम देखेंगे असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये आपने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हेडिंग डाल लीजिएगा असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम का मैदान भी कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि असम की मुख्य जो नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा असम या ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। असम या ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान तो किससे, कौन सी नदी से बना होगा? तो आप नाम से पता चल गया होगा कौन सी नदी से बना होगा। तो लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मृदा वाला मैदान है। इसका जो मुख्य विस्तार है, इसका विस्तार मुख्यतः असम में सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ पर है? असम के अंदर है। इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है, मेघालय में भी देखने को मिलता है और बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः कहाँ पे है? असम में है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? असम का मैदान कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहते हैं। तो यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसी नदी के नाम पर इस मैदान का नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं साथ में। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक नाम परिवर्तन वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो किस प्रकार से इसके नाम परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार का ये मैदानी भाग है, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, वो भी देख लेते हैं। तो आपने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के बारे में। ये है हमारा पूर्वी भारत। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से यहाँ पे एक नदी है, झील है, जिसका नाम है मानसरोवर झील। नेपाल, भूटान और ये भारत। तो मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास में राकसताल झील। इसी राकसताल झील से एक नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम क्या है? सांगपो नदी। ये जो सांगपो नदी है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, क्या हम कह सकते हैं चीन के अंदर इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये नदी आगे बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक दर्रा है, जिसका नाम है दिहांग दर्रे से ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और यहाँ पर इस नदी का नाम क्या हो जाता है? दिहांग नदी। और दिहांग नदी कहाँ पर कहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहते हैं? तो
दिहांग नदी कहते हैं। और सांगपो नदी से कहते हैं चीन के तिब्बती पठार में इसे क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। दिहांग नदी असम अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। फिर जब ये नदी असम में आती है, असम के मैदानी क्षेत्र में जब ये नदी प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे कहते हैं, असम में कहते हैं। इस प्रकार से इसका नाम परिवर्तन होता है। उसके बाद में ये नदी चली जाती है बांग्लादेश में, और जब ये नदी बांग्लादेश में आती है तो इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। यमुना नहीं है, जमुना है। क्या है, जमुना। और जमुना कहाँ पर कहते हैं इसे, तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर इस नदी के अंदर एक इधर से नदी आती है जिसका नाम क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी जब इस नदी के साथ में मिल जाती है उसके बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है मेघना। मेघना इसे कहते हैं बांग्लादेश के डेल्टाई क्षेत्रों में। कहाँ पर कहते हैं, बांग्लादेश के डेल्टाई क्षेत्रों में। फिर ये नदी क्या होती, इसके बाद डेल्टा बना करके ये नदी यहाँ पे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के पास में ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर कौन है, बंगाल की खाड़ी है। इस प्रकार से ये यहाँ पे डेल्टा बनाती है और ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो डेल्टा बनाते हुए नदी कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सर्वाधिक नाम परिवर्तन वाली ये नदी है। यहाँ से मुख्य क्वेश्चन बनता है। फिर बात आती है इस मैदानी भाग की, असम के मैदानी भाग की विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता क्या है। क्वेश्चन तो यहाँ से बनने वाला है। क्या विशेषता है, ये जो नदी है असम के अंदर ये सर्वाधिक नदी द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ये मैदान कैसा है, सर्वाधिक नदी द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, नदी द्वीपों के लिए यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है, नदी द्वीप। मुख्य विशेषता क्या है, नदी द्वीप, यानी कि नदियों के अंदर बने हुए कुछ द्वीपीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसके चारों, ऐसा कोई स्थलीय भूभाग जिसके चारों तरफ जलीय भाग हो, क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। और यदि वो किसी नदी के मध्य में हो, जैसे ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है और इस नदी के बीच में ये सब द्वीपीय क्षेत्र है, तो इसको क्या कहेंगे, नदीय द्वीप कहेंगे। और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है, माजुली द्वीप। ये जो माजुली द्वीप है ये विश्व में इसका कोई स्थान ही नहीं है, विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप कौन है, माजुली द्वीप। कहाँ पर स्थित है, भारत के असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये बना हुआ द्वीप है, माजुली द्वीप इसका नाम है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन, माजुली द्वीप। असम के मैदान की मुख्य विशेषता यही है। क्या विशेषता है, नदी द्वीपों के लिए ये मैदान प्रसिद्ध है, नदी द्वीपों के लिए मैदान प्रसिद्ध है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में बात की, असम ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के बारे में बात की। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यदि ये डायग्राम आपने साथ साथ बना लिया तो बहुत ही अच्छा है। डायग्राम यदि साथ में बनाओगे तो आपको याद जल्दी होगा। और आप यदि किसी मेन एग्जाम में, रिटन एग्जाम में दिखने के लिए जाओगे तो इस प्रकार का यदि आपने डायग्राम बनाया है तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। यदि नंबर अच्छे मिलेंगे तो आपकी किस्मत अच्छी चमक जाएगी, कॉपी चमकेगी, किस्मत चमकेगी और आपका सिलेक्शन पक्का समझो। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से हमारा असम और ब्रह्मपुत्र नदी का ये जो मैदान है पूरा होता है। अब हम देखते हैं इसके बाद इसी के साथ हमारा ये जो उत्तर प्रदेश का या गंगा का मैदान है या उत्तरी भारत का ये विशाल मैदान है, यहाँ पे हमारा पूरा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ हमारा
उत्तर का विशाल मैदान पूरा होता है। हमने उत्तर के विशाल मैदान के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे भारत के महान मरुस्थल के बारे में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में हम बात करेंगे। थार मरुस्थल के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को ये शेयर कर देना ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और यदि आपने हमारा द्रोणा पीसीएस का यूट्यूब प्लेटफॉर्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।